Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर सेकंड और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 3 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम शॉर्ट में उनको निपटाएंगे आज। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए। दो बातें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहला वो पूछ रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है उनका। दूसरा वो आपसे पूछ रहा है संवैधानिक आधार, उनका संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है ना, इंडिया में उनका एक बेस क्या है। तो इस चीज़ पर वो आपसे दो बातें पूछ रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या शुरू कर सकते हैं, देखिए आपको पता होगा नॉर्मली तो हम ये चीज़ हम देख ही रहे हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन में दिख रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो तो होता है सुप्रीम कोर्ट, ये सभी कुछ पता है, सब जानते ही हैं। उसके नीचे अपने अपने राज्य में एक एक हाई है ना, या फिर हाई कोर्ट के नीचे कुछ कोर्ट्स और होते हैं, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोलते हैं, है ना, सिविल कोर्ट्स भी आप बोलते हो। तो इस प्रकार से उसके नीचे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अब वो बात यही पूछ रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना क्या है। तो अधीनस्थ न्यायालय जो यानी कि अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होते हैं, यानी कि इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और उच्च न्यायालय के नीचे ही ये काम करते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार यानी कि जिला और निम्न स्तरों पर ये काम करते हैं। ओके, देखिए वैसे नॉर्मली हम संविधान का भाग जब 6 हम पढ़ते हैं, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक जब हम पढ़ते हैं, तो इन न्यायालयों के संगठन और इनकी कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर इनके बारे में इनका उपबंध जो दिया गया है वो हमें पढ़ने को मिलता है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप एक इंट्रोडक्शन आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अब बात करते हैं बॉडी पार्ट। देखिए सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय के नीचे ही दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते हैं और इनके 3 स्तर होते हैं, है ना। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको सीधा इंप्लीमेंट करके आना है। यदि वो स्ट्रक्चर की बात करता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे हमने बात की, सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय के नीचे सत्र न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश, है ना, इसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो दीवानी पक्ष का होता है ना, और उसके नीचे जो होता है उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायालय होते हैं और उसके नीचे फिर मुंसिफ अदालतें होती हैं। इसी टाइप से यदि हम सत्र न्यायाधीश की बात करें तो उसमें पहले फौजदारी पक्ष होता है और उसके बाद फिर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है, साथ ही साथ में होता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। तो इस प्रकार से गाइस हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार से इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर आप सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यानी कि दीवानी पक्ष, इधर फौजदारी पक्ष होता है, फिर अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, उधर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, इधर मुंसिफ अदालतें होती हैं और साथ में इधर यदि सत्र न्यायाधीश की बात करें तो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। ओके, देखिए आपको पता होगा जिला न्यायाधीश जो होता है वो सत्र न्यायाधीश भी होता है एक टाइप से, ठीक है। कैसे होता है, जब वह दीवानी मामलों में यानी कि दीवानी मामलों की जब वह सुनवाई करता है तो उस टाइम पर हम उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो हम उसे सत्र न्यायाधीश कह देते हैं। सो दैट्स नॉर्मल, ठीक है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने बॉडी पार्ट के बारे में भी डिस्कस किया थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आप बॉडी पार्ट में उसकी स्ट्रक्चर जो है उसका मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपको पता होगा वो सेकंड बात भी आपसे पूछ रहा है, यानी कि उसका संवैधानिक आधार क्या है। आपको पता होगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है और उसकी पद स्थापना हो या फिर पदोन्नति हो राज्यपाल द्वारा की जाती है, वो भी उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है ना। तो ये इनका संवैधानिक आधार होता है एक टाइप से, यानी कि हटाने का कोई इशू नहीं होता है। न्यायिक शक्तियाँ जो होती हैं इनको काफ़ी प्राप्त होती हैं।
तो इस प्रकार से गाइस आप बॉडी पार्ट में कुछ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर कंक्लूजन की यदि बात करें तो कंक्लूजन में आप काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी भी न्यायपालिका न्यायिक विपत्ति का सामना कर रही है, आपको पता होगा, चाहे वो पदों के अभाव को लेकर हो या फिर अपने कार्य को, अपने जो उनका जो कार्य है वो उसका काफ़ी बोझ, उन पर भारी बोझ जो है ना वो भी है, चाहे वो पेंडिंग केसेस की बात हो या फिर, है ना। लेकिन इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, उसने फिर भी यानी कि काम काफ़ी अच्छा किया, यानी कि उन्होंने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है ना। तो इस प्रकार से एक बिलीफ सिस्टम जो है वो अभी भी हमारा, यानी कि आम नागरिक का जो बिलीफ सिस्टम है वो भी अभी न्यायपालिका में अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो गाइज इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कोई दो प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा और उनके कार्यक्रम बताइए, है ना। ठीक है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, भारत के कोई दो प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रम बताइए। ठीक है, यानी कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी इंडिया में, कोई दो, उनके आपको नाम बता देने हैं और साथ ही साथ में उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है कब क्या है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है, आपको पता होगा, और लेकिन किंतु वर्तमान स्वरूप में हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रमुखता हमें हावी होते हुए दिखाई दे रही है देश के अंदर। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, देखो हमारा जो राजनीतिक स्तर है, यानी कि जो राजनीतिक संरचना है, जो दलीय संरचना है हमारे भारत में, वो बहुदलीय संरचना है। बहुदलीय संरचना का तात्पर्य आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे किसी राज्य में कोई और सरकार है, किसी राज्य में कोई दूसरी सरकार है, किसी राज्य में कांग्रेस है, किसी राज्य में बीजेपी है, किसी में आम आदमी पार्टी है ना, और किसी राज्य में जेडीयू जनता दल, है ना, और भी बहुत सारी पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है सब, ये है बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि कई प्रकार के जो दल हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी पार्टी स्टेब्लिश करते हैं और फिर वो रूल भी करते हैं। तो ये बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है एक टाइप से। दूसरा, अब बॉडी पार्ट में हमें बताना है इनकी विचारधाराएं क्या हैं, इनके कार्यक्रम क्या हैं ना। तो हम बीजेपी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो ही पार्टी सबसे मेजर पार्टी हैं हमारे देश में, एक तो बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। यदि हम बीजेपी की बात करें तो इनकी जो विचारधारा है, देखो इस पार्टी को 1980 में प्रारंभ किया गया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में। ठीक है, सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, 1980 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में इस पार्टी के अंदर अब उदारता देखने को हमें मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि इसकी विचारधारा जो है वो अब थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता की तरफ और राष्ट्रवाद और आर्थिक उदारीकरण की तरफ भी झुकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी वाली एक बात अलग है, हमें राजनीति में नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको ये पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको डिस्कस करवाया जा रहा है वो रिलायबल है और संवैधानिक आधार पर संवैधानिक आधार पर रिलायबल कंटेंट है, तो इसमें आप कोई वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज के टाइम पर बीजेपी में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, पहले इनका पार्टी का जो एक मोटिव था वो हिंदू राष्ट्रवाद का मोटिव था। ठीक है, हालांकि राजनीति में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी का कोई भी लीडर या फिर जैसे सेंटर में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन्होंने कभी नहीं ये बात बोली होगी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस टाइप की चीज़ें हैं। हाँ, हालांकि जो और लोग होते हैं वो अलग बातें हैं। तो पार्टी का मेन मोटिव क्या है, वो धर्मनिरपेक्षता है और राष्ट्रवाद है और आर्थिक उदारीकरण की तरफ भी इनका एक तरह से ये इनका खुद का प्रोत्साहन है। ठीक है, और आपको पता होगा ये पार्टी जो है वो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है ना, उनका अखंड मानवतावाद दल जो था, है ना, उनकी आधिकारिक विचारधारा है एक टाइप से। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मानवतावाद की जो उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो फिलॉसफी जो थी, है ना, उसी फिलॉसफी को एक टाइप से आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न है। साथ ही साथ में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। जिन लोगों ने जैसा सपना सोचा था वैसे काम नहीं होते हैं। हर पार्टी का अपना एक मोटिव होता है और वो एक अलग बात है। तो इस प्रकार से हमने बीजेपी के बारे में डिस्कस किया।
साथ ही साथ में अब बात करते हैं हम कांग्रेस के बारे में। देखिए, इसका गठन सबसे पुराना है और आपको पता होगा सॉरी आपको पता होगा इसका गठन 1885 में हुआ था, यानी कि 1885 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था औपनिवेशिक काल में, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसी टाइम पर इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। हालांकि इसका काफ़ी विरोध हुआ था और काफ़ी क्रिटिसाइजेशन भी हुआ था। कुछ लोगों ने इसको एक तरह से बहुत सारी चीज़ें बोली थी एक टाइप से, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसका गठन जो हुआ था 1885 में औपनिवेशिक काल में इसका गठन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब आज़ादी के लिए जब लड़ाई हो रही थी तो ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो कांग्रेस से ही थे। ठीक है, ये हमें जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है। ओके, इनकी विचारधारा की बात करें, देखिए विचारधारा इनकी रही है राष्ट्रवादी और सहिष्णुता की भावना का विकास करना, आज़ादी, समानता, बराबरी लाना, उदारता और गांधीवादी, है ना, गांधीवाद और नेहरूवाद की प्रतिनिधि ये संस्था रही है एक प्रकार से। यानी कि ये गांधीवादी यानी कि गांधीयन फिलॉसफी जो है और नेहरूज़म जो फिलॉसफी है ना, उस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग हैं। हालांकि बात यदि हम रियल में थोड़ा सा करें तो रियल बात तो ये है कि आज के टाइम पर ना तो ज़्यादातर लीडर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर्स हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी छोटी मोटी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, एक्चुअली जो लीडर्स ने जो बोला था वो काम नहीं हो पाता है और आज के लीडर्स में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं जो हमारे पुराने लीडर्स में देखने को मिलती थी। ओके गाइज, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार से देखो, आप बॉडी पार्ट भी डिस्कस कर लिया है और कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप प्रेजेंट में जो समस्याएं चल रही हैं पार्टीज़ को लेकर, जैसे पार्टी फंड को लेकर बात चलती है, ठीक है, और चंदे को लेकर भी बात चलती है। साथ ही साथ में जो धांधली होती है एक तरह से, है ना, पैसे की, है ना, ब्लैक मनी का जो एक तरह से मिसयूज़ होता है जब इलेक्शंस के टाइम पर, इसके बारे में आप बता सकते हैं। देखिए, पार्टी कई सारी बनती हैं, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी। ठीक है, हर टाइम पर एक ही पार्टी नहीं रह सकती है और ये इम्पॉसिबल भी है, रिलायबल भी नहीं है, नेचुरल है ही नहीं है। पार्टियां चेंज होती रहती है क्योंकि पब्लिक के माइंड्स के जो थॉट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आगे चलकर आज बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, कल कांग्रेस को भी करेंगे, परसों तीसरी भी कोई पार्टी आएगी और हमारे जब जो टाइम एक बड़ा निकल जाएगा उस टाइम पर कोई और भी पार्टी हमें देखने को मिलेगी। जैसे आज से कुछ साल पहले हमें आम आदमी पार्टी देखने को नहीं मिलती थी, आज के टाइम पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से तो वो एक भविष्य के गर्भ में छुपी रहती हैं चीज़ें कि आगे चल के क्या होगा। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि भारत की जनता को ये देखना चाहिए कि पार्टीवाद ना होकर, है ना, एक तरह से जो पार्टी के जो लीडर्स हैं वो किस प्रकार के हैं, वो एक साफ छवि वाले लीडर्स हैं और उनके एजेंडा क्या हैं। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वाला एजेंडा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वाला एजेंडा है, रोजगार, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे भारत में वो रोजगार को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट, है ना। हम डिग्रियां तो करते हैं लेकिन डिग्री के साथ में हम बेरोजगारी का डिप्लोमा लेके निकलते हैं। आपको पता होगा जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ से हमें कोई रोजगार नहीं मिलता है। तो एक चीज़ ये अलग है। खैर, हालांकि होना ऐसा चाहिए कि जिस भी कॉलेज या फिर हम यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं तो एक तरह से वहाँ पर एक अग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि यहाँ से जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ यदि होता है तो भारत में मुझे नहीं लगता कि रोजगार की कमी रहेगी या फिर कुछ और। खैर, ये बात अलग है, हमारे यूथ को नहीं आती हैं इस टाइप की चीज़ें समझ। चलिए, तो हमने इस प्रकार से गाइस कंक्लूजन के बारे में भी डिस्कस किया और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी या फिर रक्षक है। समीक्षा कीजिए। ठीक है, देखिए, वॉचडॉग है, वॉचडॉग टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, है ना, इवेल्युएट, यानी कि जुडिशरी जो है वो क्या है, एक तरह से वॉचडॉग है, यानी कि हित प्रहरी या फिर रक्षक है संरक्षण हेतु। तो इसके बारे में हमें इवेल्युएट करना है। इंट्रोडक्शन में देखो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि संविधान के भाग 5 और 6 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान एक तरह से दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान देखने को मिलता है जिसमें अनुच्छेद 32 की यदि बात करें तो उसमें उच्चतम न्यायालय को, और साथ ही साथ में यदि अनुच्छेद 226 की बात करें तो उसमें उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का हित प्रहरी या फिर रक्षक माना गया है। ओके गाइस, देखिए, साथ ही साथ में हमें इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। आपको पता होगा सबसे पहले 1950 से पहले की यदि हम बात करें तो 1950 से पहले केवल कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था, है ना।
और वो भी अनुच्छेद 226 में, है ना। अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और हमने आर्टिकल 32 में पढ़ा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। हालांकि हाई कोर्ट्स को इसमें ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट को कम पावर्स दी गई है, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में उच्चतम न्यायालय जो है वो केवल मूल अधिकारों के हनन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय की बात हम करें तो इनके अलावा, यानी कि ये जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके अलावा भी यदि किसी और उद्देश्य को लेकर भी ये रिट जारी कर सकता है, यानी कि इसको और अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त है किसको, उच्च न्यायालय को, ना कि उच्चतम न्यायालय को। ओके गाइज, तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि उच्च न्यायालयों को शायद यदि रिट के बारे में बात कर रहे हैं तो रिट के बारे में ज़्यादातर शक्तियाँ जो है, मतलब ज़्यादातर शक्तियाँ उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, ना कि उच्चतम न्यायालय को, है ना। तो ये बात हमें समझने वाली चीज़ है। अब बात कर लेते हैं हम रिट के बारे में ही बात कर रहे हैं तो रिट को हम और देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 32 में बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इंट्रोडक्शन में हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में देखिए आर्टिकल हम 32 पढ़ते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त है, और जब हम अनुच्छेद या फिर आर्टिकल हम 226 पढ़ते हैं तो उसमें हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने का, यानी कि रिट इशू करने का राइट्स है, ठीक है। इसमें 5 प्रकार की रिट्स होती हैं नॉर्मली। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, और चौथा होता है अधिकार प्रेक्षा, और पांचवा लास्ट होता है उत्प्रेषण। ये सब चीज़ें होती क्या है, देखो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो जानकारी आपकी बेटर हो जाएगी। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या होता है, देखिए इसको लैटिन भाषा से लिया गया है ऐसा माना जाता है, और इसका अर्थ जो है वो होता है को प्रेजेंट या फिर को प्रस्तुत किया जाए, है ना, किसी को, है ना, मतलब किसी को प्रेजेंट किया जाए, उसके लिए इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा लगाया जाता है। यानी कि कहने का यदि हम सामान्य भाषा में यदि बोलें तो हम यूँ भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को आप जबरन हिरासत में नहीं रख सकते हैं, और अगर उस व्यक्ति का मामला अवैध है तो स्पेशली यदि किसी व्यक्ति पर जो मामला लगाया जा रहा है, यानी कि जो जुर्म उस पर लगाया जा रहा है वो यदि अवैध है तो उसको आप जबरदस्ती हिरासत में नहीं रख सकते हैं। ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसको लेकर वो कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है यदि वो कोर्ट चाहता है तो। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश क्या होता है, देखिए इसका सामान्यतः अर्थ तो होता है हम आदेश देते हैं। अब हम आदेश देते हैं, कौन देता है आदेश, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने संवैधानिक यदि कर्तव्यों से पीछे हटता है, यानी कि कोई सार्वजनिक अधिकारी जो है वो अपने दायित्वों या फिर कर्तव्यों से पीछे हटता है या फिर उनको नकारने का प्रयास करता है, उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई इंसान कहीं जाता है, सार्वजनिक अधिकारी है, उसके पास जाता है, वो बोलता है मेरे साथ ये गलत हो रहा है, और उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने उसको कहा भाई चलता बन। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, है ना, इस स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे नकारने या फिर अनदेखा करने का कारण पूछा जा सकता है उस अधिकारी को, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं परमादेश। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है सामान्यतः रोकना, उसको रोकना, है ना। अगर उच्च न्यायालय को ऐसा महसूस होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया न्यायिक कार्य जो है उस पर रोक लगानी चाहिए तो उच्चतम न्यायालय उसको रोक सकता है, यानी कि उस कार्य को रोक सकता है। वो शायद वो अपने कोर्ट में वो उसको, यानी कि अपनी फील्ड में उसको बुलवाया जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिषेध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, देखिए इसका सामान्यतः अर्थ होता है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना, है ना, सूचना देना या फिर प्रमाणित होना, इस प्रकार से, है ना। देखिए अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले जो होते हैं ना, उनको उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो यदि उनको लगता है कि कोई मामला है उसको स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों को स्थानांतरित किया जा सकता है, सीधी सी बात है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है उत्प्रेषण। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये लास्ट, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा तो हम देखिए अधिकार प्रेक्षा में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक कार्यालय में कोई दावा किया है तो न्यायालय द्वारा उसकी जांच की जा सकती है, सीधी सी बात है। यदि कोई कार्यालय है वहां पर आप किसी दावा करते हैं तो उस दावे को कहीं ना कहीं जांच पड़ताल किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो नॉर्मली इसका मतलब होता है अधिकार प्रेक्षा। इस प्रकार से हमने सारी की सारी रिट्स को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप गाइज आपको सारी की सारी रिट्स क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो इस प्रकार से आप बॉडी पार्ट दे सकते हैं और
कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, न्यायपालिका को मूल अधिकारों के एक रक्षक और गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि किसी भी भारतीय नागरिक के यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है, चाहे वो उच्च न्यायालय में पहुंचे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, वो एक अलग बात है। तो यदि मानव के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर उच्च न्यायालय द्वारा रिट इशू की जा सकती है, यानी कि रिट जारी की जा सकती है ना। क्यों की जा सकती है? ताकि एक आम नागरिक यानी कि एक मानव जो है, हमारे भारत का जो नागरिक है, उसके अधिकारों का उल्लंघन ना हो पाए किसी भी स्थिति में। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों हमने डिस्कस कर लिया और ये हमारा सेक्शन ए का 6 मार्क्स का सारा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे हमारे, वो 15 मार्क्स वाले आएंगे सेक्शन ए में, है ना, और पेपर 2 का 2018 का पेपर 2 का सेक्शन ए का 15 मार्क्स के क्वेश्चंस अब आएंगे कल की वीडियो से। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे गाइस। देखिए, MPPSC का स्कोर कार्ड MPPSC ने रिलीज कर दिया है और यदि आपको लगता है कि जिसका स्कोर अच्छा है तो वो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स में सेंड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों से आपकी कांटेक्ट हैं जो MPPSC में जिनका स्कोर अच्छा है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो सीरीज़ हमारी चल रही है। क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा है और आप मेंस की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं इस लॉकडाउन फेज़ में, तो आपको कोचिंग्स भी कहीं नहीं मिलेंगी और कोचिंग्स पर भी आप इतनी जल्दी सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। यदि आप मेंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेंस का 50 या 60% यदि कमांड की बात करें तो वो प्रीवियस पेपर्स पर कमांड करने से होता है, यानी कि प्रॉपर आंसर राइटिंग, और वही इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो आप यदि आपको लगता है कि आपको मेंस क्वालिफाई करना है अच्छे से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल पर बने रह सकते हैं और यहाँ से आप अपने सारे के सारे 2018 से लेकर 14 तक के प्रीवियस पेपर्स मेंस के सभी पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।